आज हम कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको इतिहास के अध्ययन के दौरान दो बातों का पता होना जरूरी है। और इन दो बातों में आपको अपने लॉजिकल माइंड सेट का, आपकी मानसिक जो तर्क शक्ति है उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब ये पहली बात कौन सी है? पहली बात ये है कि इतिहास की बहुत सारी बातें, इतिहास के बहुत सारे तथ्य और इतिहास में बहुत सारी घटनाओं को लेकर के जटिलताएं, यानी कि बहुत सारी बातें जटिलताओं को ली हुई होती है और उनकी स्थिति अस्पष्ट होती है और उनके बारे में अलग अलग इतिहासकारों और विद्वानों के अपने अपने तर्क और मत होते हैं और जरूरी नहीं होता है कि उन तर्कों और मतों में समानता पाई जाए। तो ऐसी स्थिति में किसी भी ऐतिहासिक घटना को लेकर के या इतिहास से जुड़ी हुई बात को लेकर के या इतिहास से जुड़े हुए फैक्ट को, तथ्यों को लेकर के अलग अलग बातें बन सकती है। तो उस बात की वास्तु स्थिति क्या होगी, इसमें थोड़ी सी कठिनता आ सकती है। तो उस दौरान आपको अपने लॉजिकल माइंडसेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिनका पूरा निश्चित पता नहीं है कि ये घटना ऐसी हुई थी। तो उसके बारे में अलग अलग विद्वान और अलग अलग इतिहासकार अपने अपने मत रखते हैं और उन मतों में, उन तर्कों में असमानता पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी कठिनता उत्पन्न हो जाती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये घटना हुई थी या नहीं हुई थी। तो उस समय आपको अपने लॉजिकल माइंड सेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी बात ये, इतिहास में दूसरी बात को आप ये ध्यान रखिए कि जैसे प्राचीन काल हो या मध्य काल हो, तो उस समय शासकों के जो दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे, वो अपने अपने शासकों के अवगुणों को छिपाते थे और उनकी जो अच्छाइयाँ थी उन्हीं को केवल अपनी ऐतिहासिक कृतियों में दर्ज करते थे। यानी कि आपको दो बातों में आपके लॉजिकल माइंडसेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि जब आप ऐतिहासिक कृतियां भी पढ़ोगे, यानी कि आप ऐतिहासिक कृतियों का मतलब ये हो गया कि इतिहास के स्रोत के रूप में हम निश्चित तौर पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐतिहासिक कृतियां हैं। तो उन ऐतिहासिक कृतियों को भी पढ़ते समय आपको लॉजिकल माइंडसेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? अब जैसे कि बात करें प्राचीन काल की और मध्य काल में, तो जो भी शासक के दरबारी कवि, लेखक, इतिहासकार, वृत्तांतकार होंगे, वो सारे के सारे लोग क्या होंगे, अपने शासक के प्रति उत्तरदायी होंगे, उनके कृपा पात्र होंगे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने शासक की जो छवि है उसको खराब करें और शासक के जो अवगुण होते थे, शासक की जो बुराइयां होती थी उनको छिपाते थे और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी बुराइयां होती थी उनको अच्छाई के रूप में वो उभार कर लाते थे और केवल अच्छाई उसके शासक के बारे में लिखते थे। तो ये दो बातें हो जाती है, दो कंडीशन हो जाती है कि आप अपने लॉजिकल माइंडसेट का इस्तेमाल करो इतिहास के अध्ययन के दौरान। अब जैसे कि एक बात करते हैं अपने बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य की बात करें तो दो शासकों का उल्लेख करना, दो शासकों की चर्चा करना यह बिल्कुल जरूरी है, अनिवार्य है। कौन कौन से? एक तो पहला मौर्य सम्राट अशोक की बात करना यह बिल्कुल आवश्यक है और दूसरा कुषाण वंश में आगे चल करके एक शासक आएगा, कुषाण वंश का महानतम शासक बोला जाएगा उसको, जिसका नाम होगा कनिष्क। और कनिष्क के बारे में और अशोक के बारे में बात यहाँ जरूर करेंगे। कैसे? बौद्ध साहित्य में अशोक की बात करें तो अशोक जब बौद्ध बना था उससे पहले बौद्ध साहित्य में अशोक के लिए क्या कहा गया है? कामाशोक। कामुकता की प्रकृति ज्यादा होने की वजह से, कामुकता की प्रवृत्ति ज्यादा होने की वजह से, यानी कि उसका कहीं ना कहीं अवगुण दिखाया गया है। दूसरी बात चंड अशोक, चंडाशोक, उसकी उग्र प्रकृति, उसकी क्रोधित स्वभाव के कारण उसको क्या बोला गया है? चंड अशोक बोला गया। किसमें? बौद्ध साहित्य में, यानी कि उससे उसका अवगुण, नेगेटिव नैरेटिव पेश किया गया है। ठीक इसी प्रकार से कनिष्क की बात कर लीजिए। बौद्ध बनने से पहले कनिष्क को भी उग्र, क्रूर, क्रोधी, जिद्दी स्वभाव का बताया गया है, लेकिन जैसे ही बौद्ध बन जाएगा उसको बता दिया जाएगा उदार, सौम्य, सरल, सहिष्णु, ऐसे प्रकार के इसमें हमें उल्लेख मिलेंगे। तो बौद्ध साहित्य, हालांकि बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के स्रोत में एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट साक्ष्य स्रोत है, इस बात को जान के, और बौद्ध साहित्य को हम नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास को लेखन करने के दौरान, भारत के इतिहास का अध्ययन करने के दौरान, भारत के इतिहास का भावी जीवन में और वर्तमान जीवन में उपयोग करने के दौरान भी हम बौद्ध साहित्य को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी हमें लॉजिकल माइंडसेट ये जरूर लगाना चाहिए कि बौद्ध साहित्य में अशोक और कनिष्क की अगर इन दो का संदर्भ लेकर बात की जाए तो जब बौद्ध नहीं थे तब तो वे बड़े खराब थे, बड़े उग्र थे, बड़े मतलब चंडाशोक, कामाशोक नाम आया
और उसके बाद कनिष्क की बात करें तो कनिष्क को भी बड़ा एक उग्र प्रकृति, क्रूर, क्रोधी, इस जिद्दी, इस प्रकार से बताया गया है। तो बौद्ध बनने के बाद ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सौम्य, करुणा, प्रिय, ये सरल, उदार, सहिष्णु, इस प्रकार की बातें आएगी। तो कहीं ना कहीं बौद्ध साहित्य में भी अपने अपने जो संरक्षक शासक थे उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। इस वजह से इनको भी थोड़ा ध्यान रखें कि दो जगह आपको लॉजिकल माइंडसेट लगाना पड़ेगा। अब पहली बात मैंने क्या कही थी आपको कि इतिहास में बहुत सारी बातें, तथ्य, घटनाएं, फैक्ट, आंकड़े, डाटा, इनके बारे में अस्पष्टता होती है या ये थोड़े जटिल होते हैं। कैसे? अब हम कुषाण वंश की बात करेंगे तो बहुत सारी किताबों में कुषाण वंश के जो मूल स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति थी, इनकी उत्पत्ति थी और इनकी उत्पत्ति के बाद इनकी विस्तार की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में काफी सारी बातें लिखी गई है। लेकिन उन बातों का उल्लेख बाकी साक्ष्यों में मिलता है या नहीं मिलता, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जो उल्लेख मिलता है उसके बारे में वस्तु स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखें, मेरा कहने का मतलब ये है। अब कैसे देखते हैं कि क्या वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने बोर्ड पर जो लिखी है वो बातें और बोर्ड के इतर जो बातें होगी उनकी तुलना करेंगे। पहली बात, टू दी पॉइंट चर्चा करें। कुषाण वंश मूल स्थान, ध्यान रखना, कुषाणों की जो मूल जाति थी उसका नाम क्या था, यूची। यानी कि कुषाण क्या थे, यूची जाति के लोग थे, यूची। और यूची जाति का मूल स्थान कहाँ था, उत्तरी पश्चिमी चीन। और उत्तरी पश्चिमी चीन का कांसू प्रांत, कांसू राज्य। ध्यान के कुषाण मूलतः किस देश के निवासी थे, चीन के निवासी थे। कुषाणों की मूल जाति कौन सी थी, यूची थी। यूची किस देश के निवासी थे, चीन के। और चीन में भी कहां पर, उत्तरी पश्चिमी चीन में। और उत्तरी पश्चिमी चीन में भी कौन सा इलाका, कौन सा प्रांत, कौन सा राज्य, तो ध्यान के कांसू प्रांत के निवासी थे। अब बात यही खत्म करो, अब आगे नई बात शुरू करें। कांसू प्रांत में ठीक ठाक तरीके से अपने अपने तरीके से रह रहे थे। अचानक से हुणों का आक्रमण हुआ। हुण आक्रमण के दौरान इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। किन्हें, कुषाणों को, यूचियों को हार मिलेगी और जो हुण होंगे वो कांसू प्रांत पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे और यहां से उनको लात मार दिया जाएगा, किसे, कुषाणों को। और कुषाण भाग करके कहा आ जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये जो भाग करके आएंगे ना, कुषाण कांसू प्रांत से भाग करके आएंगे, उसके बारे में अस्पष्टता है। कैसे, देखिए अस्पष्टता मैंने यहां नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी व्याख्या में बताऊं तो कई किताबों में लिखा गया जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, और भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। बाकी राजस्थान की और छोटी मोटी जो यूनिवर्सिटी उनमें भी पढ़ाई जाती है। वो उसमें फैक्ट क्या मिलता है, हालांकि वो फैक्ट सही है गलत है इस पर हम बात नहीं करेंगे। फैक्ट ये मिलता है कि कांसू प्रांत से भागने के बाद ये कहा है, आक्सस नदी की घाटी में है। ठीक, इसके अलावा वो कहाँ गई, आक्सस नदी घाटी के आसपास का एक इलाका था बैक्टीरिया, वहां गई। ठीक है, कोई बात नहीं, गई, बिल्कुल मान लिया। अब यह बैक्टीरिया और आक्सस नदी की घाटी के आसपास के प्रदेश में निवास करने लगे। और ये जब यहाँ आए तो इससे पहले इस प्रदेश पर किसका शासन था, शकों का। किसका था, शकों का। यानी कि कुषाणों के आगमन से पहले या यूचियों के आगमन से पहले बैक्टीरिया और ये जो आक्सस नदी की घाटी के आसपास का प्रदेश था उसके ऊपर किसका शासन था, शकों का। और शकों को किसने पराजित कर दिया, यूचियों ने। अब थोड़ा सा वापस देखिए, यूचियों को पराजित किसने किया, हुणों ने। और हुणों ने पराजित करने के बाद ये कहा गए, ये आक्सस और बैक्टीरिया प्रदेश में आ गए और वहां पर यूची किसको पराजित करेंगे, शकों को। अब देखिए, अब शकों को पराजित करने के बाद में यूची कहां बस गई, आक्सस नदी घाटी के आसपास के प्रदेशों में बस गई और बैक्टीरिया प्रदेश में बस गई, मान लिया। अब यहां पे एक जाति आएगी वुसुन, मैं यहां लिख रहा हूं उसको वुसुन। वुसुन जाति इनके ऊपर आक्रमण करेगी। ठीक है, किनके ऊपर, कुषाणों के ऊपर, यूचियों के ऊपर, और इनको यहां से लात मार कर निकाल देगी। अब ये कहां जाएंगे, इसके बारे में अस्पष्टता है। पहली बात तो ये यहाँ आक्सस बैक्टीरिया में हो सकता है, इनके बारे में भी अस्पष्टता हो। लेकिन अब यहां से जो आगे जाएंगे ना, उनके बारे में पुस्तकों में, इतिहासकारों में, उनके तर्कों में अस्पष्टता बिल्कुल दिखाई देती है। कैसे, अब किताबों में लिखा गया है कि बैक्टीरिया के बाद, ये भी किताब ऐसी वैसी नहीं हुई, ये गाइड नहीं, ये वो किताबें जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, मेरे पास मौजूद है किताब, ध्यान रखिए। तो ये अब कहा जाएंगे, ये आक्सस से जाएंगे तुषार प्रदेश में। अब देखिए, आप
आप अपना मोबाइल का गूगल ऑन करिए, गूगल में जाकर के टाइप कीजिए तुषार प्रदेश, आपको तुषार प्रदेश की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आप टाइप करिए तुखार प्रदेश, आपको तुखार प्रदेश की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आप टाइप करिए ताइया प्रदेश, आपको ताइया प्रदेश के बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आप टाइप कीजिए बैक्टीरिया, आपको बैक्टीरिया के बारे में एज पूरी एकदम सही जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि मतलब ये है कि ताइया, तुषार, तुखार, ये जो नाम आपको आज पुस्तकों में मिलते हैं, जहां पर ये कुषाणों का निवास स्थान था, कुषाण आए थे, भाग करके आए थे, वो स्थिति, वो वस्तु स्थिति अस्पष्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। तो फिर भी मैंने जो इंटरनेट पर जानकारी ली है, गूगल से जो भी मेरे मुझे मिला है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये भाग करके चीन से आए थे, अफगानिस्तान में आए थे, बस इतना क्लियर है। अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में आकर के पहले बसे, बाद में उत्तरी से ये दक्षिण में गई है, मध्य में गई है, पश्चिम पूर्वी, वो अलग बात है। लेकिन इतना निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम अपने लॉजिकल माइंड सेट का इस्तेमाल करके, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीन से भाग करके ये आए थे, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में आए थे, इस बात को ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए, अब पुस्तकों में मिलता है जो कि अस्पष्ट तथ्य वो ये मिलता है कि ये जो तुषार प्रदेश था ना अफगानिस्तान का, जो कि हमें मिलता है, तो तुषार प्रदेश में रहती हुई यूची जाति में विभाजन हुआ, फूट पड़ गई, 5 शाखाएं बन गई, और 5 शाखाओं में एक मुख्य जो शाखा थी, उस शाखा का नाम क्या था? कुएई स्वांग। क्या नाम था? कुएई स्वांग। मैंने इसका नाम कहा लिखा है अभी, वो ये रहा, कुएई स्वांग। ये शाखा थी 5 में से एक, और ये सबसे मुख्य शाखा थी, सबसे शक्तिशाली शाखा थी, और इसने बाकी चारों शाखाओं को जीत लिया, और जीत करके इस शाखा का जो मुखिया था, जिसका नाम क्या था? अच्छा, इस शाखा के, ये जो यूची जातियों की शाखा थी ना, उन शाखाओं की प्रत्येक शाखा का एक मुखिया होता था, जिसको क्या बोलते थे? ह्यू। यानी कि यूची जाति 5 शाखाओं में बंटी, और प्रत्येक शाखा का एक मुखिया हुआ करता था, और मुखिया को उनकी भाषा में क्या बोला जाता था? ही हु बोला जाता था, ही हु। और कई जगह इसका नाम मिलता है हाउ, हाहू। यानी कि आपने तो टावरन ड्राउन खातर हाउ इस्तेमाल होते और बटे लड़न खातर होते, वंश खातर होते, मुखिया खातर होते। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से? कुई स्वांग के हाउ ने, ह्यू ने, ठीक है, जिसका नाम क्या था? कुशन ने। इसने चारों जो शाखाएं थी उसको जीत लिया। अब ये कहते हैं कि इन चारों शाखाओं को जीत करके कुशन ने कौन सा वंश बना दिया? कुषाण वंश बना दिया। चलो मान ली बात, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना, इसके बाद में कुषाण वंश में इसके आगे चलकर एक उत्तराधिकारी वंशज आएगा, जिसका नाम क्या होगा? कुजुल कडफिसस। ठीक है ना, कुजुल कडफिसस। लेकिन ध्यान रखिए, हम ये बात वो भूल गए, कुजुल कडफिसस से पहले आप ये ध्यान रखना कि आप पुस्तकों में जब भी पढ़ोगे ना इसके बारे में, इस कुषाण वंश के बारे में, तो आपको बैक्टीरिया, आक्सस, तुषार, ताइया, तुखार, ये सारे कई सारे नाम मिलेंगे। लेकिन इन नामों का निष्कर्ष एक ही निकलेगा कि ये जो कुषाण थे मूलतः यूची जाति के लोग थे, और मूलतः चीन के रहने वाले थे। चीन में उत्तरी पश्चिमी चीन के रहने वाले थे, और उत्तरी पश्चिमी चीन में कौन सा प्रांत था? कांसू। और वहां से भाग करके कहाँ आएंगे? अफगानिस्तान में। इतना निष्कर्ष आप इसको ध्यान रखें। आपको जरूर नहीं है कि ये कहाँ बसे, पहले कहाँ फिर कहाँ। आप यूं ध्यान रखें कि पहले उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में, बाद में भी अफगानिस्तान में, यानी कि अफगानिस्तान में आए, और अफगानिस्तान में यूची जाति 5 शाखाओं में बंटी, और एक शाखा थी कुई स्वांग, उसका मुखिया कुशन। उसने चारों शाखाओं को जीत लिया, और चारों शाखाओं को जीत करके कुषाण वंश की स्थापना कर दी। और कुषाण वंश में आगे चल करके एक शासक कौन आएगा, एक सम्राट कौन आएगा, जिसका नाम होगा कुजुल कडफिसस। ये पहला प्रतापी शासक होगा, पहला महत्वाकांक्षी शासक होगा। ठीक है, और इसने किस धातु की सिक्के चलवाई भी? तांबे की सिक्के चलवाई। ठीक है ना, ताम्र सिक्के इसने चलवाई, जिस पर महंत, महाराज या महाराजाधिराज की उपाधि अंकित थी। अब ध्यान रखना, इस बात से स्पष्ट होता है कि ये जो कुजुल कडफिसस था, ये भारतीय रंग में, भारतीयता के रंग में रंग चुका था। ठीक है ना, ये भारतीयता के रंग में पूरी तरीके से रंग चुका था। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि भारत का जो आज का भारत देखते हो आप, आज के भारत में पश्चिम भारत से बाहर का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का ये पश्चिम उत्तर वाला जो इलाका है, यहाँ तक इसने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। किसने? कुजुल कडफिसस ने। इस बात को ध्यान रखे। उसके बाद बात करते, इसका साम्राज्य आक्सस से सिंधु नदी तक विस्तृत था, यानी कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान, आज का लगभग पाकिस्तान
और इसके अलावा भारत के कश्मीर का कुछ इलाका भी इसके क्या था, साम्राज्य में था, इस बात को ध्यान रखें। और इसके अलावा अफगानिस्तान के इधर वाला जो तजाकिस्तान है, और तजाकिस्तान में भी दक्षिणी पूर्वी जो भाग था वो भी इसके साम्राज्य में था। उसके बाद बात करते हैं इसका उत्तराधिकारी किसका, कुजुल कडफिसस का। कुजुल कडफिसस का उत्तराधिकारी कौन था, विम कडफिसस था, जिसने भारत में सर्वप्रथम क्या चलाई भाई, सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाने वाले भारत में सबसे पहले किस वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे। और कुषाणों में भी कौन था, विम कडफिसस था। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, स्वर्ण सिक्के के अलावा इसने तांबे के, रजत के सिक्के भी चलवाए थे, इस बात को भी ध्यान रखिए। इसके अलावा इसके सिक्कों पर, यानी किसके सिक्कों पर, विम कडफिसस या इसको कडफिसस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो विम कडफिसस के सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की पवित्रतम आकृतियां उत्कीर्त है, इस बात को ध्यान रखें। तो इसका भी मतलब ये हुआ कि इसने भी हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लिया था। और ये ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय को मानने वाला एक प्रकार से सिद्ध हो रहा है, शिव मत का अनुयायी सिद्ध हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिली है। हालांकि डॉक्टर आर एस त्रिपाठी ये भी बताते हैं कि उत्तरी भारत में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो कई सिक्के मिलते हैं और उन सिक्कों पर किसी भी शासक का नाम नहीं है, नाम रहित शासक की सिक्के मिलती है, वो सिक्के भी किसके हैं, विम कडफिसस के या कडफिसस द्वितीय की, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक बात तो ध्यान रखिए, ये भी काफी महत्वाकांक्षी प्रतापी शासक था और इसके साम्राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्यों से जा मिली थी। तो इस बात से पता चलता है कि कितना पावरफुल, कितना महत्वाकांक्षी, कितना प्रतापी शासक था, कितना प्रतापी सम्राट था। तो ये कुषाण वंश के बारे में सामान्य जानकारी थी। और इसके आगे विम कडफिसस के आगे जो उसका उत्तराधिकारी होगा, वो कौन होगा, कनिष्क होगा। और कनिष्क भारत के इतिहास में एक महान सम्राट, एक महान शासकों की श्रेणी में गिना जाता है। और इस गिनने के पीछे का आधारभूत तथ्य यही है कि बौद्ध साहित्य में इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, यानी कि उसकी